बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो CHM 532 और 508 लैब के एक्सपेरिमेंट 1 की डेमोन्स्ट्रेशन पर बेस कर रही है। ओके, इस एक्सपेरिमेंट जो आपका है उसका ऑब्जेक्ट क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ द आइसोमेरिक फार्मूला ऑफ क्रोमियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट इन एक्वस सॉल्यूशन, फ्रेश एंड एजिड सॉल्यूशन। क्रोमियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में जो आइसोमर्स हैं उनको डिटरमिन करना है आपको। फ्रेश और एजिड सॉल्यूशन में कौन कौन से आइसोमर्स मौजूद हैं उनको डिटरमिन करना है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन इससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्रोमियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट के पॉसिबल आइसोमर्स कौन से हैं। तो उसके बाद ही फिर उनको हम डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट की बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। क्रोमियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट क्या होता है? एक ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट है जो कि ग्रीन कलर में अवेलेबल होता है। जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये 4 डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। इन 4 डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस में क्या डिफरेंस है? ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप देखें तो फर्स्ट वाले में 3 क्लोराइड हैं, देन 2 हुए, 1 हुआ और कोई क्लोराइड नहीं है। वाटर के रेफरेंस से अगर देखें, इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर फर्स्ट वाले में 3 वाटर हैं, 4 हुए, 5 हुए, 6 हो गए। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर फर्स्ट वाले में कोई क्लोराइड नहीं है, देन 1 क्लोराइड है, 2 क्लोराइड और उसके बाद 3 क्लोराइड हो गए। और जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है फर्स्ट वाले में 3 है, 2 हुआ और 1 हो गया। तो इन सब में ये जो 4 डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं इनमें डिफरेंस है नंबर ऑफ क्लोराइड एंड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये डिफरेंस है इनमें। और क्या ये जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं, 4 डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं? आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स या स्पीशीज जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरली वो एक दूसरे से डिफरेंट है। फर्स्ट वाले के अंदर कितने क्रोमियम है? 1। सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, इन सब में 1 ही क्रोमियम है। नंबर ऑफ क्लोराइड कितने हैं? फर्स्ट वाले में 3 है टोटल क्लोराइड, सेकंड वाले में भी 3 है, थर्ड वाले में भी 3 है और फोर्थ वाले में भी 3 क्लोराइड है। इन सब में 3 ही क्लोराइड हैं। और वाटर कितने हैं? फर्स्ट वाले में टोटल 6 वाटर, सेकंड में भी 4 और 2, 6 वाटर, थर्ड में भी और फोर्थ में भी 6 वाटर। इसका मतलब ये जो 4 स्पीशीज हैं ये सब एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और ये आइसोमर्स एक्चुअली क्रोमियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट के हैं। इन आइसोमर्स में चूंकि वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रहे हैं, यानी उनमें डिफरेंस आ रहा है इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो आप कह सकते हैं कि दीज आर हाइड्रेशन आइसोमर्स ऑफ क्रोमियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट। इनमें से जो फर्स्ट वाला आइसोमर है वो फ्रेश सोल्यूशन में एग्जिस्ट करता है। क्रोमियम क्लोराइड के जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन होता है क्रोमियम क्लोराइड का, ग्रीन कलर का होता है और उसमें फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है और सेकंड वाला भी कुछ क्वांटिटी में मौजूद होता है। लास्ट वाला जो आइसोमर है वो क्रोमियम क्लोराइड के एजिड सोल्यूशन में एग्जिस्ट करता है। एजिड मींस के जो ओल्ड सोल्यूशन है उसमें एग्जिस्ट करता है और उसका कलर डिफरेंट होता है फर्स्ट वाले से, वो कुछ वायलेट ग्रे सा उसका कलर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो फर्स्ट वाला आपका आइसोमर है वो वक्त के साथ साथ फोर्थ वाले आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके सोल्यूशन में वाटर मौजूद है, वाटर एक्सेस में है और जो क्लोराइड है वो वीकर है एज कम्पेयर टू वाटर, यानी वाटर ज्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू क्लोराइड। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि जितने भी क्लोराइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं वो 1 बाय 1 वाटर से रिप्लेस हो जाते हैं। कैसे? फर्स्ट वाले में अगर आप देखें तो 3 क्लोराइड थे, 3 वाटर थे। सेकेंड वाले में क्लोराइड 2 हो गए क्योंकि वाटर ने उसे एक वाटर ने उसे रिप्लेस कर दिया। इसी तरह थर्ड वाले में मजीद एक और क्लोराइड रिप्लेस हो गया। अब फोर्थ वाले में कोई क्लोराइड इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं है। यही वजह है कि फोर्थ से आगे कोई पॉसिबल आइसोमर नहीं है। मैक्सिमम जो है वो इसके अंदर 3 ही वाटर रिप्लेस हो सकते थे, तो वो तीनों रिप्लेस हो गए वाटर से और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो इन सब में 6 है, यानी ये ऑक्टाहेड्रल टाइप के
कॉम्प्लेक्सेस हैं, 4 पॉसिबल आइसोमर्स हैं, हाइड्रेशन आइसोमर्स, जो कि डिफरेंट कंडीशंस में एक्वस क्रोमियम क्लोराइड में एग्जिस्ट कर सकते हैं। शुरू के जो 2 आइसोमर्स हैं वो फ्रेश सोल्यूशन में ज़्यादा होते हैं और वक्त के साथ साथ वो 4th की तरफ मूव करते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो आपके एक्सपेरिमेंट का है वो ये है कि ये जो पॉसिबल आइसोमर्स हैं इनको आपने डिटरमिन करना है या क्वांटिफाई करना है कि कौन कौन से आइसोमर आपके एक्वस सोल्यूशन में क्रोमियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट के एक्वस सोल्यूशन में एग्जिस्ट करें। तो इसके लिए क्या टेक्निक आप यूज करेंगे, प्रोसीजर आपको प्रोवाइड किया गया था रीडिंग के लिए। प्रोसीजर में आपने देखा होगा कि इस एक्सपेरिमेंट में आयन एक्सचेंज कॉलम्स का यूज हुआ है। आयन एक्सचेंज कॉलम्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, या तो कैटायन एक्सचेंज कॉलम्स होते हैं या एनायन एक्सचेंज कॉलम्स होते हैं। आयन एक्सचेंज कॉलम्स एक्चुअली आयन्स को एक्सचेंज करने की एबिलिटी होती है इनके अंदर। कैटायन एक्सचेंज कॉलम्स कैटायन्स को एक्सचेंज कर सकते हैं और जो एनायन एक्सचेंज कॉलम है वो एनायन्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। इन कॉलम्स को आप उस वक्त यूज कर सकते हैं जब आपके सैंपल में कहीं कोई आयन्स का रोल हो या उनमें जो है वो चार्जेस मौजूद हों। तो आपका जो क्रोमियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट का सैंपल है उसके अंदर आपको आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करना था, तो क्या चार्ज वाइज इनमें कोई डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तभी आप यूज कर सकते हैं आयन एक्सचेंज कॉलम्स को। तो क्या डिफरेंस है इनमें चार्ज वाइज। फर्स्ट आइसोमर को अगर देखें तो इस पे क्या चार्ज है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है क्योंकि यहाँ कोई काउंटर आयन मौजूद नहीं है। तो फर्स्ट आइसोमर पे 0 चार्ज है। सेकेंड वाले में एक काउंटर आयन मौजूद है क्लोराइड, तो इस पे +1 चार्ज है। थर्ड वाले पे +2 चार्ज है और फोर्थ वाले पे +3 चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आइसोमर्स थे हाइड्रेशन आइसोमर्स, ये चार्ज की बेसिस भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो अगर चार्ज की बेसिस पे ये डिफरेंट हैं, इट मींस कि हम यहाँ पर आयन एक्सचेंज कॉलम्स को यूज कर सकते हैं इनको मालूम करने के लिए। तो चूंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक है तो इसलिए कैटायन एक्सचेंज कॉलम्स को यहाँ पर इजीली यूज किया जा सकता है इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। एनायन एक्सचेंज कॉलम्स भी यूज हो सकते हैं, लेकिन जो आपका मेन जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायनिक है, इसलिए जो कॉलम आप यूज करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में वो कैटायन एक्सचेंज कॉलम होगा। कैसे वर्क करते हैं ये कैटायन एक्सचेंज कॉलम्स, कंपोजिशन इनकी कुछ इस तरीके से होती है कि इसमें एक R ग्रुप होता है। R क्या है, ये एक पॉलीमेरिक पार्ट होता है इसका। SO3 नेगेटिव एनाइन होता है लेकिन ये फिक्स होता है पॉलीमेरिक पार्ट से, और एक इसके अंदर कैटायनिक पार्ट होता है जो कि रिप्लेसेबल होता है, मींस के वो दूसरे कैटाइन से रिप्लेस हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो कैटाइन एक्सचेंज कॉलम्स होते हैं ये एक्सचेंज कर सकते हैं कैटाइन्स को। अब ये एक इक्वेशन है जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आयंस की रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। इसमें ये जो आपको बेंजीन रिंग और ये जो चेन नजर आ रही है ये एक्चुअली पॉलीमेरिक पार्ट है R, और इसके साथ SO3 ग्रुप्स एनाइंस हैं जो कि फिक्स हैं इसके साथ, और सोडियम यहाँ पर एक्चुअली रिप्लेसेबल कैटाइंस मौजूद हैं। तो अगर ये इनिशियल फॉर्म है कॉलम की और इस पे अगर कैल्शियम आयंस को एज अ सैंपल पास किया जाए तो क्या होगा, सोडियम आयंस रिप्लेस हो जाएंगे विथ कैल्शियम आयंस। तो इस तरीके से ये आयंस की रिप्लेसमेंट यहाँ पे पॉसिबल है, और ये क्यों हो रही है, क्योंकि सोडियम आयंस के मुकाबले में कैल्शियम आयन स्ट्रॉन्गर है। तो स्ट्रॉन्गर इनकमिंग कैटाइंस रिप्लेस कर सकते हैं एग्जिस्टिंग वीकर कैटाइंस को इन कॉलम्स में। तो इस तरीके से ये आयंस की रिप्लेसमेंट होती है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि ये आयंस की रिप्लेसमेंट इक्विवेलेंट टू चार्ज होती है। इक्विवेलेंट टू चार्ज से क्या मुराद है कि यहाँ पर अगर 2 कैल्शियम आयन एंटर हुए हैं इस कॉलम में, तो 2 कैल्शियम आयन पे टोटल चार्ज क्या आ रहा है, +4। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 ही सोडियम आयंस यहाँ से रिलीज होंगे, क्योंकि एक सोडियम पे +1 चार्ज होता है, तो 2 कैल्शियम की जगह पे 4 सोडियम यहाँ से रिलीज होंगे। तो इस तरीके से ये रिप्लेसमेंट इक्विवेलेंट टू चार्ज होती है, और इक्विवेलेंट टू चार्ज होने की वजह से फिर आप इन कॉलम्स को यूज कर सकते हैं
सैंपल पे चार्ज को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर अगर आपको चार्ज ऑलरेडी मालूम है तो आप इससे सैंपल की कंसंट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों पर्पसेस के लिए आप इन कॉलम्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर आपको चार्ज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चार्ज फाइंड आउट करने के लिए आप कैटाइन एक्सचेंज कॉलम को यूज करेंगे यहाँ पर, और इस तरीके से ये इसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल है कि फिजिकली किस तरीके के होते हैं ये कॉलम्स। कॉलम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वर्टिकल फॉर्म में इस तरीके से कॉलम की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, और ये कुछ बीड्स होते हैं छोटे छोटे ब्लैक कलर के। फिजिकली इन बीड्स को जो है वो इन कॉलम्स में पैक किया जाता है, और ये लैब में आमतौर पे जो बिरेट्स आप यूज करते हैं उन बिरेट्स में इसको फिल करके और फिर इस तरीके से आप इनको लैब में यूज करते हैं। तो ये तो जनरल प्रिंसिपल था कैटाइन एक्सचेंज कॉलम्स का कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं। इसके बाद अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं क्रोमियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट के आइसोमर्स की रिप्लेसमेंट इन कॉलम्स पे कैसे पॉसिबल है, और कैसे जो है वो चार्ज के इक्विवेलेंट इनमें रिप्लेसमेंट हो सकती है। ओके, तो आपका जो सैंपल है उसमें 0 से लेकर +3 तक चार्जेस पॉसिबल है। तो अगर लेट्स सपोज कि आप के आइसोमर पे 0 चार्ज है और जो कॉलम है उस पर इनिशियली प्रोटॉन्स मौजूद है एट कैटाइनिक साइट्स, तो क्या रिएक्शन होगा यहाँ पे? कोई रिएक्शन पॉसिबल है? कोई रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन उसी वक्त पॉसिबल है जब कोई कैटाइन मौजूद होगा, तो फिर वो कैटाइन से एक्सचेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है तो क्या होगा कि जो फर्स्ट वाला आइसोमर है अगर वो आपके सोल्यूशन में मौजूद होगा सिर्फ, तो कॉलम पर पास होने के बाद देयर विल बी नो इंटरैक्शन ऑफ दिस आइसोमर विद द कॉलम एंड इट विल बी एल्यूटेड एज इट इज फ्रॉम द कॉलम। रिमूव हो जाएगा ये बगैर इंटरैक्ट किए। सेकेंड जो आपका आइसोमर है इस पे +1 चार्ज था, तो अगर लेट सपोज कि वो आइसोमर है तो क्या रिएक्शन पॉसिबल है? उसमें ये पॉसिबल है कि वो कैटाइन जाके अटैच हो जाए कॉलम पे और एक कैटाइन की जगह पे एक प्रोटॉन एल्यूट हो जाए। अगर +2 चार्ज वाला आइसोमर गया कॉलम पर, तो एक कैटाइन की जगह पे 2 प्रोटॉन्स एल्यूट होने चाहिए, और अगर +3 चार्ज है आपके आइसोमर पे तो उसमें फिर एक कैटाइन की जगह पे 3 प्रोटॉन्स एल्यूट होने चाहिए। तो इस तरीके से ये चार्ज के इक्विवेलेंट रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको चार्ज फाइंड आउट करना है। तो चार्ज फाइंड आउट करने के लिए फिर आपको क्या मालूम होना चाहिए? एक तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एल्यूट होने वाले जो आयंस हैं वो कौन से हैं, एल्यूट होने वाले आयंस कितने हैं, और जो आपने सैंपल पास किया है उसमें जो कैटाइंस हैं वो कितने। तो ये 3 चीजें आपको मालूम होंगी तो ही फिर आप बता सकते हैं कि आपके आइसोमर पे चार्ज क्या एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि आपको ये मालूम नहीं है कि आपके सैंपल पे चार्ज क्या है, लेकिन आपको ये पता है कि आपने 100 कैटाइंस पास किए। ठीक है, यहाँ पे तो +1 +2 +3 या 0 आपको नजर आ रहा है। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, n, सपोज कि ये सब n है। ठीक है, आपको मालूम ही नहीं है कि आपके सैंपल पे चार्ज क्या है, लेकिन आपको ये मालूम है कि आपने 100 कैटाइंस पास किए। ठीक है, सैंपल में कैटाइंस है, अननोन है, आपने 100 कैटाइंस पास किए और एक्सपेरिमेंट किया आपने। पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो प्रोटॉन मिले आपको वो भी 100 है। तो इन 2 चीजों को देखते हुए आप बता सकते हैं चार्ज? बिल्कुल बता सकते हैं, चूंकि 100 के वर्सेस 100 एल्यूट हुए हैं तो वो उसी वक्त पॉसिबल है जब 1:1 के रेशियो में रिएक्शन हो रहा हो। तो मींस के आप बता सकते हैं कि फिर आपके सैंपल पे +1 चार्ज होगा। इसी तरीके से अगर आपके सैंपल के वर्सेस 200 प्रोटॉन एल्यूट हुए, आपने 100 कैटाइंस पास किए अननोन चार्ज के, लेकिन 200 प्रोटॉन्स एल्यूट हुए, तो इसका मतलब ये है कि आपके सैंपल पे +2 चार्ज है। इसी तरीके से आपने अगर 100 कैटाइंस पास किए, कैटाइंस पास किए जिन पर चार्ज आपको मालूम नहीं है, तो 100 कैटाइंस के वर्सेस अगर आपको 300 प्रोटॉन्स मिले तो इसका क्या मतलब है? क्या चार्ज होना चाहिए? +3। तो अब ये जो आपने मालूम किया
चार्ज, इसके लिए फिर क्या चीज़ें आपको पता थी? आपको एक नंबर ऑफ कैटाइंस पता थे, आपको नंबर ऑफ कैटाइंस एल्यूटेड पता थे, और कौन से कैटाइंस एल्यूट हो रहे हैं ये भी आपको पता था कि वो H आयन है। तो फिर ये फॉर्मूला यूज करते हुए आप चार्ज को बता सकते हैं। ठीक है, इसमें ऊपर आपके ये प्रोटॉन्स आ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि आपको मालूम है, और नंबर ऑफ कैटाइंस जो कि आपने पास किए। ये दो चीज़ अगर आपको मालूम हो तो फिर इसके थ्रू जो है वो आप मालूम कर सकते हैं कि आपके क्या चार्ज होगा आपके सैंपल। तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे मालूम करते हैं और नंबर ऑफ कैटाइंस कैसे मालूम करते हैं? तो नंबर ऑफ कैटाइंस तो के लिए तो आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, फिर जिसमें आपको मालूम हो कि आप का वॉल्यूम क्या है और कंसंट्रेशन क्या है, तो उसके बाद ही फिर आप उसको कॉलम पर पास करते हैं। तो वो तो आप इस तरीके से कैटाइन मालूम कर लेते हैं। H पॉजिटिव आयन कैसे मालूम करते हैं? इसके लिए आप क्या करते हैं कि पहले जो आपका कॉलम होता है उसको पहले जो है वो उसमें जितनी भी कैटाइनिक साइट्स होती हैं उनको पहले H आयन से रिप्लेस कराते हैं। ठीक है, तो पहला जो स्टेप होता है आपकी एनालिसिस का, उसमें आप क्या करते हैं, कैटाइंस जो हैं उनको किसी नोन कैटाइन से रिप्लेस करा लेते हैं, और वो हम क्या करते हैं कि एसिड पास करते हैं अपने कॉलम पे और डाइल्यूटेड HCl पास करते हैं। तो उसकी जितनी भी कैटाइनिक साइट्स होती हैं वो तमाम की तमाम जो है उसमें जितने भी कैटाइंस होते हैं वो निकल जाते हैं और उसकी जगह पे आपके H पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं। और जब ये आपकी चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है, चार्जिंग उस वक्त कंप्लीट होती है कि जब आप अपना इस पे HCl तो पास कर देते हैं। HCl पास करने के बाद इसका जो एफ्लुएंट आता है, जब तक कि वो न्यूट्रल ना हो जाए उस वक्त तक चार्जिंग कंप्लीट नहीं होती है। न्यूट्रल कैसे होता है कि जब आप एसिड पास कर देते हैं तो उसके बाद फिर आप इस पे वाटर पास करके इस कॉलम को चलाते हैं जब तक कि जो आपका एफ्लुएंट आ रहा है वो न्यूट्रल ना हो जाए। तो वो कैसे आपको मालूम होता है कि न्यूट्रल हो गया? वो तो आप लिटमस पेपर से चेक करते हैं। और न्यूट्रल क्यों करते हैं आप इसको? ताकि जो भी एक्स्ट्रा अगर इसके अंदर चार्जिंग के बाद आप चूंकि एक्सेस इसमें HCl डाल रहे होते हैं, ताकि जितनी भी इसके अंदर साइट्स हैं वो तमाम की तमाम रिप्लेस हो जाएं H पॉजिटिव आयन से। कोई भी इसके अंदर ऐसी साइट ना हो जहां कोई अननोन कैटाइन मौजूद हो। तो इसलिए एसिड जो डाला जाता है वो एक्सेस में डाला जाता है। तो जब एक्सेस में एसिड डालेंगे तो यकीनी तौर पे कुछ आपके एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स भी इस कॉलम में रह जाएंगे। तो वो जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स होंगे जो कि साइट पे अटैच होने के बाद जो रह गए होंगे एक्स्ट्रा, उनको रिमूव करने के लिए आप इस पर वाटर डालते हैं और इसकी वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग उस वक्त तक करते हैं जब तक कि वो न्यूट्रल ना हो जाए। न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स थे जो कि कॉलम की कैपेसिटी से ज्यादा थे, वो तमाम प्रोटॉन्स यहाँ से एल्यूट हो गए। अब आपका कॉलम रेडी है टू पास द सैंपल सॉल्यूशन। तो चार्जिंग और वॉशिंग के बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अब 10 सैंपल पास करते हैं। लेकिन चूंकि अब मोल ऑफ क्रोमियम आपको यहाँ पे पुट करने होंगे इस फॉर्मूले में, तो आपका जो सैंपल होता है वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है क्रोमियम क्लोराइड का, और उसका वॉल्यूम भी आपको पता होता है जो आप इस पे पास कर रहे होते हैं। तो आप पास करते हैं। पास करने के बाद फिर उसका एफ्लुएंट कलेक्ट करते हैं। सैंपल पास करने से पहले का जितना भी एफ्लुएंट होता है वो आपके किसी काम का नहीं होता है, उसको आप डिस्कार्ड करते हैं। लेकिन जब सैंपल आप पास करते हैं तो सैंपल पास करने से पहले ही चार्जिंग और वॉशिंग के बाद, सैंपल पास करने से पहले आप एक क्लीन कोनिकल फ्लास्क यहाँ पर प्लेस कर देते हैं और उसके बाद ही अपना सैंपल पास करते हैं, ताकि जैसे ही सैंपल पास हो उसके बाद जो भी प्रोटॉन उसके वर्सेस एल्यूट होने हैं वो डायरेक्टली जो है वो आपके ऐसे कंटेनर में आ जाएं जो कि बिल्कुल साफ हो, ताकि उसमें कोई एरर ना हो। और उसके बाद फिर आप उसकी भी वॉशिंग करते हैं। पहले सैंपल पास कर देते हैं, सैंपल पास करने के बाद उसकी भी वॉशिंग करते हैं, ताकि कुछ अगर जो रिप्लेस हो चुके हैं कैटाइंस, अगर वो कुछ रह गए हैं इस कॉलम में, तो वो भी आपके एफ्लुएंट में कलेक्ट हो जाएं। और जब वो सारे प्रोटॉन्स आपके एफ्लुएंट में कलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद उन एफ्लुएंट्स को आपने क्वांटिफाई करना होता है। तो क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं आप प्रोटॉन्स को? प्रोटॉन्स मीन्स कि एसिड है उसके अंदर, तो एसिड को कैसे क्वांटिफाई करते हैं? बेस से। बेस आप कौन सा यूज करते हैं यहाँ पर? सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको मालूम है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड ड्यू टू इट्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं अपने किसी भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, तो पहला काम उसकी स्टैंडर्डाइजेशन का होता है। तो वो भी स्टेप होगा यहाँ पे। पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड को स्टैंडर्डाइज करेंगे। जब स्टैंडर्डाइज हो जाएगा तो उसके बाद फिर यहाँ से जो आपका एफ्लुएंट आया है, जो कि सैंपल पास करने के बाद आपने कलेक्ट किया है, उसको आप उससे टाइट्रेट करवा देंगे और उस टाइट्रेशन में फिर आप को H पॉजिटिव आयन उससे आपको मिल जाएंगे और उनको आप यहाँ पे प्लेस करेंगे। और जो आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की स्टैंडर्डाइजेशन है वो कैसे होती है? किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड एसिड से होती है, और वो एसिड आप कौन सा यूज करते हैं आमतौर पे? ऑक्सैलिक एसिड। तो अब इक्वेशंस जो हैं वो मजीद कौन कौन से फिर इन्वॉल्व हो सकती हैं इस एस्टिमेशन में? स्टैंडर्डाइजेशन में आपका ऑक्सैलिक एसिड यूज होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सैलिक एसिड, ये इक्वेशन न्यूट्रलाइजेशन की इक्वेशन है। इसमें 1:2 का जो रेशियो है बिटवीन ऑक्सैलिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रेशियो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होगा, स्टैंडर्डाइजेशन की कैलकुलेशन में। इसके अलावा मजीद फिर आपकी एक और इक्वेशन ये वाली इन्वॉल्व होगी। आपके सैंपल में जो H आयन है उनकी टाइट्रेशन जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे तो ये न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन इन्वॉल्व होगा। तो ये सारी आपकी इक्वेशंस हैं, ये जनरल इक्वेशंस थी। ये वाली सारी जनरल इक्वेशन जो कि आपके 0 से लेकर +3 चार्ज तक की पॉसिबल इक्वेशंस थी, लेकिन 0 चार्ज में जो कि कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो फर्स्ट इक्वेशन को छोड़ के आपकी ये वाली 3 इक्वेशंस, जनरल इक्वेशंस और बाकी ये वाली इक्वेशंस, ये सब इक्वेशंस आपके इक्वेशन वाले सेक्शन में मौजूद होनी चाहिए लैब रिपोर्ट के। ओके, तो थ्योरी जो इस एक्सपेरिमेंट की थी वो आपकी समझ में आ गई होगी, सारा मैकेनिज्म, सारा इसका प्रिंसिपल कि किस तरीके से आइसोमर्स आप डिटरमिन करेंगे इसमें। तो अब प्रोसीजर को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। वैसे तो प्रोसीजर आपको प्रोवाइड कर दिया था रीडिंग के लिए, वही प्रोसीजर है, लेकिन जो है वो थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। और अगर उसमें कहीं कोई चेंज है, जो आप कहीं वॉल्यूम्स वगैरह का डिफरेंस है थोड़ा, जो हम लैब में चेंज करवाते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है, अब मैंने यहाँ पर प्रोसीजर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट जो आपका पार्ट होगा वो एफ्लुएंट के कलेक्शन से रिलेटेड है, फ्रेश और एजिड सैंपल पास करने और फिर उसके एफ्लुएंट के कलेक्शन से रिलेटेड है। और जो सेकंड पार्ट है वो फिर टाइट्रेशन वाला पार्ट है। तो पहले एफ्लुएंट की कलेक्शंस वाले पार्ट को देख लेते हैं। तो इसमें जो प्रोसीजर है जो आपके पास भी गिवन है, उसमें फर्स्ट स्टेप क्या है? रेडी द कैटायन एक्सचेंज कॉलम। रेडी द कैटायन एक्सचेंज कॉलम का मतलब ये है कि आपको ये देखना होता है, सबसे पहले जब आपको कैटायन एक्सचेंज कॉलम मिलता है तो उसके अंदर कोई बबल्स तो मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर कोई बबल्स मौजूद होते हैं तो आपने उसको रिमूव करना होता है। कैसे रिमूव करते हैं आप बबल्स? बबल्स रिमूव करने के लिए अब ये जो कॉलम होता है इसको ऊपर से कवर करके, कोई स्टॉपर लगा के या थंब से कवर करके आप इसको मूव कराते हैं, ठीक है। आप इसको नीचे की तरफ मूव करते हैं और उसके बाद फिर वापस स्ट्रेट कर देते हैं। इस तरह से आप कई दफा करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मूव करने के बाद एक एक करके आपके जो बबल्स होते हैं इसके अंदर से रिमूव हो जाते हैं, सारे बबल्स रिमूव हो जाते हैं। जब बबल्स रिमूव हो जाते हैं आपके, फिर आप इसे स्टैंड में इस तरीके से फिक्स करते हैं, ठीक है। और नीचे आप कोई भी कंटेनर रख सकते हैं, स्टार्ट में बीकर रख सकते हैं, और फिर उसके बाद आप चेक करते हैं अपने कॉलम को कि वो सही काम कर रहा है या नहीं। कैसे कि इसका ये जो नॉब होता है, इस नॉब को आप मूव करते हुए इसको चेक करते हैं कि इसका फ्लो रेट एडजस्ट हो रहा है या नहीं एडजस्ट हो रहा है। तो आप उसको सेट करते हैं फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्लो रेट पे। इसमें ऊपर क्या मौजूद है? ऊपर वाटर मौजूद है, ठीक है। तो इस सेटिंग के दौरान अगर ये वॉल्यूम जो है ये इससे कम नहीं होना चाहिए, ये वॉल्यूम इस ब्लैक वाले पोर्शन से ऊपर ही रहना चाहिए। अगर ये कम हो रहा है तो फिर आप क्या करते हैं, इसमें वाटर डालते रहते हैं, ठीक है। तो पहले बबल्स रिमूव करते हैं। बबल्स रिमूव करने के बाद आप उसका फ्लो रेट एडजस्ट करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसे सेट करते हैं और ऊपर फनल प्लेस करते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में जब आपका कॉलम आ जाता है तो अब आप कह सकते हैं कि दिस कॉलम इज रेडी टू वर्क। तो फर्स्ट स्टेप जो इसके बाद का होता है कॉलम रेडी करने के बाद, जैसे कि हमने देखा चार्जिंग का स्टेप होता है, जिसमें आप चार्ज करते हैं अपने कॉलम को बाय एसिड, यानी उसकी जितनी साइड्स होती हैं एसिड से रिप्लेस करते हैं। तो उसके लिए डाइल्यूटेड HCl आप लैब में यूज करते हैं 5 to 10 ml
तकरीबन डाइल्यूटेड HCl यूज होता है। यहाँ 5 to 10 क्यों लिखा हुआ है? असल में जब आपको ये कॉलम मिलता है तो कुछ स्टूडेंट्स के पास कॉलम की लेंथ ज़्यादा होती है, कुछ के पास कम होती है, तो वो उस लिहाज से फिर हम जो है वो उसमें एसिड ऐड करवाते हैं। जो कॉलम की लेंथ है उसके करीब करीब ही आपका एसिड होना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही उससे बहुत कम होना चाहिए। अगर कम होगा तो हो सकता है कि वो इनसफिशिएंट हो टू रिप्लेस ऑल एग्जिस्टिंग कैटाइंस, और अगर वो बहुत ज़्यादा होगा तो फिर आगे जाके वॉशिंग में भी उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए फिर ये तकरीबन रेंज होती है 5 to 10 ml डाइल्यूटेड HCl की। आपके मैनुअल में शायद 25 लिखा हुआ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए जो है वो थोड़ा कम ही एसिड डलवाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कॉलम की लेंथ के ऊपर। जितनी कॉलम की लेंथ होती है, ये ब्लैक वाला पोर्शन ये आपके ब्यूरेट में मौजूद होता है, ये रेजिन ब्यूरेट में मौजूद होता है और इस पे ग्रेजुएशन भी हुई होती है यहाँ पे आपके पीरियड पे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ आप देख सकते हैं कितनी है, उस लेंथ के अकॉर्डिंग उससे थोड़ा सा ज्यादा या उसके बराबर आप डाइल्यूटेड HCl विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि एनफ होता है, एक्सेस में होता है आपके कॉलम की चार्जिंग के लिए। ठीक है, तो एसिड जब आप पास कर देते हैं तो एसिड पास करने के बाद ये एफ्लुएंट इसमें कलेक्ट होता रहता है। ठीक है, रेट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका, फ्लोराइड ड्रॉप बाय ड्रॉप सेट करते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं आपके इसकी वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग क्यों करते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब एसिड तो पास कर दिया, लेकिन हो सकता है कि कुछ एसिड जो है वो अभी इसमें एक्स्ट्रा एसिड हो, तो उस एक्स्ट्रा एसिड को रिमूव करना जरूरी होता है। अदरवाइज जब आप सैंपल पास करेंगे तो वो जो एक्स्ट्रा एसिड होगा जो साइड्स के अलावा है वो भी आपके सैंपल में चला जाएगा, तो उससे फिर एरर होगा आपकी सारी कैलकुलेशन में। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एसिड पास करने के बाद जो एक्स्ट्रा एसिड होता है उसकी वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग के लिए क्या करते हैं, वाटर ऐड करते रहते हैं उसके अंदर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका एफ्लुएंट जो आ रहा है एसिड पास करने के बाद वो कलर्ड हो सकता है। वो क्यों कलर्ड हो सकता है? वो इस वजह से कलर्ड हो सकता है कि आपको नहीं मालूम है कि जो कॉलम आपको मिला है उसमें ऑलरेडी कौन से कैटाइंस मौजूद हैं। अगर कोई कलर्ड कैटाइंस उसके साथ ऑलरेडी अटैच हैं, किसी और ने आपसे पहले लैब में उसको यूज किया है और कोई कलर्ड कैटाइंस जो है वो उसने पास किए हैं और वो उसके साथ फिर वॉशिंग मतलब नहीं हुई है उसकी दोबारा से, या उसकी चार्जिंग नहीं हुई है, तो क्या होगा कि वो आयंस तो इसके साथ ही अटैच होंगे। तो जैसे ही आप एसिड पास करेंगे वो वाले कैटाइंस निकलना शुरू हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे पिंक कलर अगर लेट सपोज आ रहा है, आपके चार्जिंग के बाद वाटर पास किया और उसके बाद जो एफ्लुएंट है वो पिंक कलर का है, तो वो पिंक कलर का एफ्लुएंट में भी पॉसिबल है कि इस पे कोबाल्ट आयंस लगे हुए थे, कोबाल्ट 2+ के, तो अब वाटर इस पर आपने ऐड किया, वो उसके साथ मिलके फिर ये कलर्ड एफ्लुएंट आ रहा है। खैर कोई भी कलर आ सकता है और ये भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी आपका कॉलम चार्ज या वॉश्ड हो, तो उस सूरत में कोई कलर हो सकता है कि ना आए, लेकिन आपको हर सूरत में जब भी कॉलम दिया जाएगा ये चार्जिंग का स्टेप जरूरी होता है, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि वो ऑलरेडी चार्ज है या नहीं। तो चार्जिंग के लिए एसिड पास करेंगे और उसके बाद फिर आप उस पर वाटर ऐड करते हैं। ठीक है, वॉशिंग के लिए। तो वॉशिंग आपकी कब तक रहती है जारी? वॉशिंग आप उस वक्त तक करते रहते हैं, वाटर डाल के उससे फ्लो करवाते रहते हैं जब तक कि आपका जो एफ्लुएंट है वो न्यूट्रल ना हो जाए। न्यूट्रल होने का मतलब यही है कि अब जो एक्स्ट्रा उसके अंदर एसिड था वो रिमूव हो गया है। तो ये आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका एफ्लुएंट न्यूट्रल हो गया है? आप लिटमस पेपर के थ्रू चेक कर सकते हैं, ब्लू लिटमस पेपर। अगर उसमें अब कोई चेंज नहीं आ रहा है उसके कलर में, तो ये कंफर्म कर रहा है कि अब जो एफ्लुएंट आ रहा है वो न्यूट्रल हो चुका है, यानी उसमें कोई एसिड मौजूद नहीं है। तो अगर ये कंडीशन है आपकी, तो इसका मतलब आपका वॉशिंग और चार्जिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अगर आपके लिटमस पेपर का कलर जो है वो रेडिश है, मतलब वो ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड हो रहा है, तो इसका मतलब अभी चार्जिंग कंप्लीट नहीं हुई है, मींस कि यहाँ से एसिड जो है वो अभी तक आ रहा है। तो आपको फिर मजीद इसकी वॉशिंग करनी पड़ती है जब तक कि आपका सारा का सारा जो आपका एफ्लुएंट है वो न्यूट्रल ना हो जाए। तो इस तरीके से आपकी चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है। चार्जिंग कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अब आपको अपना सैंपल पास करना है। सैंपल क्या है? क्रोमियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट है। तो सैंपल जो है वो आप पहले खुद से प्रिपेयर करते हैं लैब में और स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको चूंकि मोल ऑफ क्रोमियम मालूम होने चाहिए, तो उसके लिए फिर स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं और किस कंसंट्रेशन का?
0.025 मोलर का ये आपका सोल्यूशन आप रेडी करते हैं 50 ml में। ये सोल्यूशन आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके लिए आप अमाउंट का फार्मूला पहले यूज करते हैं और अमाउंट के फार्मूले से आप अमाउंट कैलकुलेट करते हैं कि इस कंसंट्रेशन का सोल्यूशन इस वॉल्यूम में बनाने के लिए आपको कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है क्रोमियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट की। वो अमाउंट जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं, अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद आप उसको एक्यूरेटली वे करते हैं उस अमाउंट के करीब करीब। जब आप उसको वे कर लेते हैं तो वे करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, अब आप उसका सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। कैसे सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, 50 ml में बनाना है तो 50 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होनी चाहिए। लेकिन अब वैसे तो सोल्यूशन शायद आपने पहले भी बनाया हो, लेकिन जो है वो कुछ आप लोग चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं सोल्यूशन प्रिपरेशन में, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर रही हूँ उसे। एक चीज़ तो ये कि आप ने ये वाइल में वे किया हुआ है, अपना सैंपल वे किया हुआ है, तो सैंपल जो है वो आपको फनल के थ्रू ही ट्रांसफर करना चाहिए। ठीक है, अगर आप फनल से नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कुछ इधर उधर गिर जाए, तो वो तो फिर स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, क्योंकि जो अमाउंट आपने कैलकुलेट किया उसमें से कुछ ज़ाया हो गया। तो एक तो चीज़ ये कि आपकी फनल होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात ये कि जब आप इसके ऊपर डालते हैं तो उसके बाद आपका इसमें कोई कलर नहीं रहना चाहिए जो कंटेनर है। जब तक कि इसमें कलर है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो है वो उसकी आपने रिंसिंग करनी है, यानी सारा आपका सैंपल जो है वो इस पे जाना चाहिए। जब बिल्कुल ये इसका जो आपके कलर्ड कंपाउंड्स हैं उनमें ये आसानी होती है कि आपको ये आइडिया हो जाता है उसके कलर से कि वो सारी उसकी रिंसिंग कंप्लीट हो गई है या नहीं, तो वो सब इसमें जाना चाहिए। फिर एक और चीज़ ये कि जब तक कि ये सॉल्ट जो इसमें चला गया है वो कम्प्लीटली डिजोल्व ना हो जाए, उस वक्त तक आपने इसे मेकअप नहीं करना होता है। तो पहले आप थोड़ा सा वॉल्यूम डालते हैं वाटर का जिसमें इसकी रिंसिंग भी शामिल होती है, उसके बाद फिर आप इसको अच्छे तरीके से डिजोल्व करते हैं। जब आपका सारा का सारा सॉल्ट या कंपाउंड या सब्सटेंस जो भी सॉलिड है वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है, तो उसके डिजोल्व होने के बाद फिर आप उसे अप टू द मार्क डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, और डाइल्यूशन के बाद जब आप इसको अप टू द मार्क डाइल्यूट कर लेते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस आगे यूज करना शुरू कर देते हैं। अब इस तरीके से जो है वो अगर आप करेंगे तो वो बगैर शेकिंग के अगर आप इस सोल्यूशन को आगे यूज करेंगे तो वो स्टैंडर्ड नहीं होगा। क्यों स्टैंडर्ड नहीं होगा? क्योंकि उसके अंदर जो वाटर डाला गया है तो ऊपर साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि ऊपर का कलर जो है वो लाइट है और नीचे का कलर डार्क है, तो उस सूरत में तो वो इक्वली उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुए हुए मोल्स, तो वो तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना होता है कि जब भी आपका फिर ये आप इसको मेकअप करते हैं, मेकअप करने के बाद आप इस फ्लास्क को बहुत अच्छे तरीके से डाइल्यूट करते हैं, शेक करते हैं। शेक कैसे करते हैं? आप इसको ऊपर स्टॉपर लगा के इन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल इन्वर्ट करते हैं और उसके बाद रिवर्ट करते हैं। इस तरह आप तकरीबन 4 से 5 दफ़ा करते हैं, तब जाके आपका ये सोल्यूशन जो है जो कि फ्लास्क में होता है ये प्रॉपरली होमोजेनाइज होता है और अब ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया क्रोमियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको कॉलम पर से पास करना है। तो एक एक्यूरेट यानी नोन वॉल्यूम में आप इसमें से जो है वो पाइपेट के थ्रू सैंपल लेते हैं और अपने कॉलम पर पास करते हैं। लेकिन कॉलम पर पास करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक क्लीन कंटेनर जो है वो आप नीचे प्लेस कर देते हैं और ये आमतौर पे ये कोनिकल फ्लास्क रखी जाती है क्योंकि आगे जाके आपने इसको टाइट्रेट करना होता है। तो एक साफ सुथरी कोनिकल फ्लास्क यहाँ होनी चाहिए, जबकि जो यहाँ ये वाला जो आपका बीकर था ये सब आप डिस्कार्ड कर देते हैं, आपके किसी काम का नहीं होता है। तो सैंपल पास करने से पहले आपको यहाँ पे जो है वो एक कोनिकल फ्लास्क प्लेस करनी है और उसके बाद एक्यूरेटली 5 to 10 लिखा हुआ है यहाँ पे। ये 5 to 10 अगेन ये कॉलम की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी आपकी कॉलम की लेंथ है उस कॉलम की लेंथ से थोड़ा कम ही आपका सैंपल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वो एक्सेस में हो सकता है और हो सकता है कि आपके सैंपल का कुछ पार्ट जो है वो इससे इंटरैक्ट किए बगैर वैसे ही एल्यूट हो जाए। तो आप ये भी नहीं चाहते, आप ये चाहते हैं कि आप जितना सैंपल पास कर रहे हैं वो सारा का सारा सैंपल इससे इंटरैक्ट करे अच्छे तरीके से और फिर उससे जो एल्यूशन हो रही है चार्ज के इक्विवेलेंट उसको आप क्वांटिफाई करें। तो इसलिए आप क्या करते हैं कि ये जो इसकी लेंथ होती है उसकी लेंथ से आप थोड़ा सा कम ही पास करते हैं, लेकिन वो एक्यूरेटली होता है। आप उसको नोट करते हैं अपने पास कि आपकी लेंथ कितनी है।
ठीक है, और उस लिहाज से आपको कितना सैंपल रिक्वायर्ड है, और उसके बाद जो है वो फिर आप, ये रेंज होती है आमतौर पे आपके कॉलम्स की कि इतना ही रिक्वायर्ड होता है, तो आप 5 to 10 ml विद द हेल्प ऑफ पाइपेट उसके बाद इस पे सैंपल अपना पास कर देते हैं और एफ्लुएंट को कलेक्ट करना शुरू करते हैं। यहाँ पे भी वॉशिंग जरूरी होती है, जैसे कि आपने यहाँ चार्जिंग के दौरान वॉशिंग की थी, ठीक है, उस वक्त तो आप इसलिए वॉशिंग कर रहे थे कि जो भी आपके एक्स्ट्रा कैटाइंस हैं वो वहाँ से एक्स्ट्रा जो एसिड है आपका H पॉजिटिव आइंस वो रिमूव हो जाए। और यहाँ पर आप वॉशिंग क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे आप वॉशिंग इसलिए कर रहे हैं कि अब जितनी भी रिप्लेसमेंट हुई है इसके अंदर आपके सैंपल में जो कैटाइंस थे, उन कैटाइंस ने इसमें मौजूद कैटाइनिक साइड जहाँ पे H पॉजिटिव आयन थे वहां से वो रिप्लेस होकर उसके साथ अटैच हो गए हैं। तो अब जितने भी प्रोटॉन यहाँ से एल्यूट हुए हैं, एक्सचेंज हुए हैं, वो सब के सब आपके पास आ जाएं ताकि फिर आप उसको एक्यूरेटली क्वांटिफाई कर सकें। तो इसलिए फिर यहाँ पे भी इसकी वॉशिंग करनी जरूरी होती है। वॉशिंग बिल्कुल उसी तरीके से आप इसमें वाटर डालते हैं, ठीक है, और एफ्लुएंट को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो वॉशिंग होती है वो भी इसी में जाती है, यानी कि अलग से उसको नहीं करते हैं, बल्कि वो सेम फ्लास्क होती है जिसके अंदर आपकी वॉशिंग भी जारी होती है, ठीक है। सैंपल प्लस रिंसिंग जो है एफ्लुएंट जो कि आपका डायरेक्टली आता है, और उसके बाद वॉशिंग का जितना एफ्लुएंट है वो सबका सब एक साथ ही आपकी एक फ्लास्क में कलेक्ट होता रहता है। अगेन यहाँ आपको कैसे पता चलेगा कि वॉशिंग आपकी कंप्लीट हो गई है, वही आपका ब्लू लिटमस पेपर जब अगर कोई चेंज ना दे रहा हो इस एफ्लुएंट से, तो उसके कलर में चेंज ना आ रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि वॉशिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो जब आपकी वॉशिंग कंप्लीट हो जाती है सैंपल की, तो आपको ये एक एफ्लुएंट मिल जाता है अपने फ्रेश सैंपल के लिए, क्योंकि ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपका क्रोमियम क्लोराइड था जो कि आपने पास किया उसी वक्त। तो ये जो आपका एफ्लुएंट होता है, आप इसे कह सकते हैं कि ये फॉर फ्रेश सैंपल ऑफ क्रोमियम क्लोराइड है। यही काम आप रिपीट करते हैं अपने एजेड सैंपल के साथ। तो एजेड सैंपल कहाँ से आता है क्रोमियम क्लोराइड का, ये जब आप यूज कर लेते हैं क्रोमियम क्लोराइड 5 to 10 ml, रिमेनिंग क्रोमियम क्लोराइड जो होता है उसको आप अपने कैबिनेट में, जो आप लैब में काम करते हैं, तो उसको आप स्टोर कर लेते हैं, और नेक्स्ट डे जब आप आते हैं तो वही जो बचा हुआ सैंपल होता है वही आपका एजेड सैंपल कहलाता है, और इसके कलर में चेंज आ चुका होता है, जो आप विजिबली भी देख सकते हैं। इसमें वॉयलेट ग्रे कलर में ये कन्वर्ट हो चुका होता है। और अब आप क्या करते हैं कि यही जो आपका एजेड सैंपल है उसके साथ आप पूरी की पूरी जो ये आपकी जो एक्सपेरिमेंट है, यहाँ से लेकर चार्जिंग से लेकर यहाँ तक का काम जो है वो आप रिपीट करते हैं। तो इससे भी आपको जो है वो एक एफ्लुएंट मिल जाता है जो कि एजेड सैंपल के लिए होता है। तो इस तरीके से फ्रेश सैंपल का एफ्लुएंट और एजेड सैंपल के लिए एफ्लुएंट, ये दो आपके पास कलेक्ट हो जाते हैं। दोनों एफ्लुएंट में क्या चीज मौजूद होती है, H पॉजिटिव आइंस मौजूद होती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इन H पॉजिटिव आइंस को क्वांटिफाई करना। तो अब वो कैसे करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट जो आपका पार्ट है टाइट्रेशन वाला, उसमें आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टाइट्रेशन करनी है, लेकिन पहले आपको स्टैंडर्डाइजेशन करनी होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आप क्या करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन आपको रिक्वायर्ड होता है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन किस कंसंट्रेशन का, 0.05 मोलर का ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन, ये आप 100 ml में खुद से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और इसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, सेम प्रोसीजर जो कि क्रोमियम क्लोराइड के स्टैंडर्ड सोल्यूशन के लिए देखा था कि अमाउंट पहले कैलकुलेट करते हैं कि कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है इस कंसंट्रेशन के, इस वॉल्यूम में सोल्यूशन बनाने के लिए कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है। वो अमाउंट जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर एक्यूरेटली आप वे करते हैं। एक्यूरेटली से मुराद ये है कि आपको एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए पॉइंट के पास 4 डिजिट्स तक कि आपने कितना वे किया है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि जो अमाउंट आई है बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही जाके वे करने की कोशिश करें। अमाउंट जो है वो थोड़ी उससे आगे पीछे हो सकती है डिजिट्स में। फॉर एग्जांपल अगर 0.6 ग्राम के लिए आया है अमाउंट जो रिक्वायर्ड है, तो 0.65 हो सकता है। अगर अमाउंट कैलकुलेटेड 0.65 है तो आप 0.64 भी कर सकते हैं, 0.66 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है क्योंकि बाद में आपको रिकैलकुलेशन तो करनी होती है, तो उसके करीब करीब आप अमाउंट वे करते हैं, लेकिन एक्यूरेटली से मुराद ये है कि वो आपको मालूम होना चाहिए और पॉइंट के 4 डिजिट्स तक आपके पास वो वैल्यू नोटेड होनी चाहिए जो आपने वे की है, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसका बिल्कुल वैसे ही सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड का। तो ये आपको ऑक्सैलिक एसिड के सोल्यूशन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, ये भी आपको खुद ही बनाना होता है लैब में। और ये आप कैसे बनाते हैं,
0.1 मोलर का सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन आपको चाहिए होता है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, और 200 ml में बनाना होता है। ठीक है, अब चूंकि आपने इसको आगे जाके स्टैंडर्डाइज करना है, तो इसलिए फिर आप जो कंटेनर यूज करेंगे इसके लिए वो कोई रफी कंटेनर होगा, और बीकर में फिर आपको बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अमाउंट जो आपको चाहिए होती है वो भी आप बिल्कुल रफली ही वे करते हैं। ठीक है, और आमतौर पे हम इसको वे भी नहीं करवाते हैं, बल्कि हम आपको बता देते हैं कि अगर ये कभी कभार जो है वो पाउडर की फॉर्म में आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कभी पैलेट्स की फॉर्म में आता है, तो हम आपको बता देते हैं कि आप एक स्पैचुला ले लें। ठीक है, या फिर जो है वो आप 1-2 पैलेट्स ले लें। तो इस तरीके से रफली जो है वो बिल्कुल इसको लिया जाता है। क्यों रफली लेते हैं? क्योंकि आगे जाके आपको फाइंड आउट तो करना है कि इसकी क्या कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बना है। तो जितनी भी कंसंट्रेशन का सोल्यूशन आपके पास बना होगा वो आपको मालूम हो जाएगा, और फिर जो कंसंट्रेशन आपको मालूम हो जाएगी उससे ही आगे यूज करना है। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट इतना ही हो, उसके करीब करीब आप कोई भी रफ सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, और रफ सोल्यूशन बना के फिर आगे यूज करना होता है। तो क्या करते हैं उसके लिए, बीकर आप यूज कर सकते हैं। इसको आप अगेन उसी तरीके से पहले थोड़े से वॉल्यूम में डिसॉल्व करते हैं, और जब ये अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, तो उसके बाद फिर आप इसे अप टू द मार्क डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन भी बन गया। इसके बाद फिर आप क्या करते हैं कि जो आपका ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन जो आपने बनाया है स्टैंडर्ड सोल्यूशन, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये शेक होना चाहिए, होमोजेनाइज सोल्यूशन होना चाहिए। उसका 10 ml जो है वो आप टाइट्रेशन के लिए कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करते हैं ऑक्सैलिक एसिड, और उसके अंदर 2 ड्रॉप्स फिनोप्थिलीन की ऐड करते हैं। ठीक है, और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने बनाया है इसको आप ब्यूरेट में फिल करते हैं। ठीक है, और ब्यूरेट में फिल करने के बाद ब्यूरेट के जेट से कोई बबल नहीं होना चाहिए, और इसके जेट में भी सोल्यूशन मौजूद होना चाहिए। ठीक है, रिंसिंग करते हैं आप पहले अपने ब्यूरेट की सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और रिंसिंग के बाद आप इसमें ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को फिल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी इनिशियल रीडिंग होती है आप उसको अपने पास नोट करते हैं। लेट्स सपोज मैं उसको यहाँ पे कह रही हूँ VI। ठीक है, इनिशियल रीडिंग आप इसको नोट कर लेते हैं, और इनिशियल रीडिंग नोट करने के बाद ये जो आपने टाइट्रेशन फ्लास्क रेडी की है इसको क्या करते हैं, टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, टाइट्रेशन जब आप करते हैं तो एंड पॉइंट से पहले भी इसका कलर सेम ही रहता है, मतलब कलरलेस ही होता है ये, क्योंकि फिनोप्थिलीन है तो आपके पास यहाँ एसिड मौजूद है। ठीक है, जब तक कि आपका एंड पॉइंट नहीं आता है ये सोल्यूशन कलरलेस ही होता है। एंड पॉइंट पे क्या होता है, ये सोल्यूशन लाइट पिंक कलर का आपके पास एंड पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो ये आपकी एक टाइट्रेशन तो हुई। इसके बाद ये जो भी आपका लेवल है, ठीक है, इसको आप नोट करते हैं अपने पास, और वो आपकी फाइनल रीडिंग होती है। लेट्स सपोज कि वो VF है। ठीक है, अब इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग से आप क्या करते हैं, रेफरेंस कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज कि वो V1 है, ये एक रीडिंग आ गई आपके पास। एक रीडिंग जब आपके पास आ जाती है तो फिर आप क्या करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्टेप रिपीट करते हैं, और उस वक्त तक रिपीट करते हैं जब तक कि आपके पास कंकॉर्डेंट रीडिंग ना आ जाए। CBR कंकॉर्डेंट ब्यूरेट रीडिंग के लिए मैंने यूज किया है। ठीक है, और जब आपके पास कंकॉर्डेंट रीडिंग से क्या मुराद है, 2 एग्जैक्टली सेम रीडिंग्स ना आपके पास आ जाएं, तो वो जो सिमिलर रीडिंग्स होती हैं आपकी, वो आपकी कंकॉर्डेंट रीडिंग होती है। और लेट्स सपोज कि वो आपने इसको कह दिया VSS स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। ठीक है, तो आपके पास फिर कंकॉर्डेंट रीडिंग जो VS होती है ये आपके पास स्टैंडर्डाइजेशन की कंकॉर्डेंट रीडिंग होती है, और इसको फिर आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन तो हो गई। इसके बाद जो एस्टिमेशन का स्टेप होता है उसके लिए क्या करते हैं, यानी जो सैंपल है, तो इससे पहले जो आपने एफ्लुएंट्स कलेक्ट किए थे, आपके पास 2 एफ्लुएंट थे, एक फ्रेश सैंपल के लिए था क्रोमियम क्लोराइड के, और एक एजिड सैंपल के लिए था। आप क्या करते हैं, टाइट्रेशन से पहले दोनों के अंदर अलग अलग फिनोप्थिलीन के 2 ड्रॉप्स ऐड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को सेपरेटली ही आप टाइट्रेट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, और वो बिल्कुल वैसा ही होता है उसके सारे स्टेप्स जैसे कि आपके स्टैंडर्डाइजेशन के थे। कलर चेंजेस भी वही होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी एसिड था, ये भी एसिड है। ठीक है, और बेस से ही टाइट्रेट हो रहा है, और बेस भी दोनों का सेम है बेस, तो इसलिए फिर ये सब आपका बिल्कुल इसी तरीके के इसके अंदर चेंजेस ऑब्जर्व होने चाहिए। तो उसके बाद एट द एंड जब वो टाइट्रेशन आपकी एफ्लुएंट्स की सेपरेट टाइट्रेशन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों की हो जाएगी, तो उससे फिर आपको इस तरीके से आपके एफ्लुएंट आ जाएंगे टाइट्रेशन के बाद पिंक कलर के एंड पॉइंट के साथ। ठीक है,
तो रीडिंग्स जो आपके पास आएंगी, लेट सपोज कि फ्रेश सैंपल के लिए आपके पास एक रीडिंग आ गई, वो VF है, F फॉर फ्रेश, और एजेड सैंपल के लिए जो रीडिंग आई है वो VA, A फॉर एजेड। आप ऊपर की केस में तो आपने रिपीट किया था और कंकॉर्डेंट रीडिंग्स आई थी, लेकिन यहाँ पर अब आप उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिपीट करने के लिए आपको दोबारा से चार्जिंग और उसके बाद फिर वॉशिंग और फिर सैंपल और वॉशिंग और बहुत लंबा काम होगा। इसलिए यहाँ पर आप क्या करते हैं कि कोई कंकॉर्डेंट रीडिंग नहीं होती है आपके पास सैंपल के केस में, बस वही जो आपका सोल्यूशन जो एक ही दफ़ा का पास किया हुआ क्रोमियम क्लोराइड का सोल्यूशन होता है, उससे जो एक ही दफ़ा का एफ्लुएंट होता है उस पूरे एफ्लुएंट को आप टाइट्रेट कर लेते हैं, और एक ही रीडिंग आपके पास फ्रेश के लिए एक रीडिंग आती है और एक रीडिंग आपके पास एजिड के लिए आती है। तो इसलिए आपको एहतियात से ड्रॉप बाय ड्रॉप ही ये टाइट्रेशन करनी होती है कि इसके अंदर जो है वो ज़्यादा ना चला जाए, ताकि जो है वो फिर एरर आपका इसमें कम से कम हो। तो बिल्कुल आप ड्रॉप बाय ड्रॉप इसकी टाइट्रेशन करते हैं और इस तरीके से आपको इसके एंड पॉइंट मिल जाता है। सैंपल के लिए एक रीडिंग मिल जाती है फ्रेश सैंपल के लिए, और एक आपके पास एजेड सैंपल की रीडिंग आ जाती है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप तमाम चीज़ों को डिस्कार्ड करते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ डिस्कार्ड नहीं करते हैं, वो होता है ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन, जो कि बच गया होता है। इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ करने के बाद जो ऑक्सैलिक एसिड रह जाता है वो हम आपसे डिस्कार्ड नहीं करवाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और इससे आगे भी कुछ एक्सपेरिमेंट में यही ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन आप आगे डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इसको जो है वो आप लैब में स्टोर कर लेते हैं और बाकी तमाम चीज़ों को आप वॉश कर देते हैं। तो इस तरीके से ये आपका पूरा जो